Hello everyone, this is me Akriti Mishra. Welcome back to my channel. So today we are going to start with the part 3 of this chapter. मैंने अब तक from the beginning of time से लेकर के the 3 orders तक के सारे chapters, lectures with most important questions upload कर दिए हैं. उसके साथ साथ मैं short section में काफ़ी historical facts वगैरह डालती हूँ. इस chapter से related factual details डालती हूँ एंड कुछ किस्से कहानियाँ और महान लोगों के बारे में डालती हूँ. सो डू चेक देम आउट. तो आज हम पार्ट 3 की शुरुआत इस टॉपिक से करने वाले हैं. तो हमने देखा था कि कैसे इटली जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. उसके बाद वो दोबारा रिवाइव कर जाता है. दोबारा वहाँ पे हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है. फ्लोरेंस वहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग की तरह हमें मर्ज होता हुआ देखने को मिलता है. ह्यूमैनिस्ट कल्चर हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है आगे जाके, जो कि एक ऐसा कल्चर था जिसमें लोग उन चीज़ों के बारे में जान रहे थे जो कि रिलीजन में नहीं थी, जो कि रिलीजन से कनेक्टेड भी नहीं थी. हमने जाना कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेटअप होती हैं जहाँ पे लीगल स्टडीज़ को ज़्यादा मान्यता दी गई थी. फिर हमने फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में जाना जो कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते थे. देन हमने जाना कि कैसे जो सिटी है वो अपने लोगों से कहलाई जाती है, ना कि सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स और इकोनॉमी से. तो हमने बहुत चीज़ें पढ़ी और आज हम इस टॉपिक से अपनी शुरुआत करने वाले, इस पार्ट 3 की शुरुआत करने वाले हैं. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमैनिस्ट कल्चर था वो अब लोगों के दिमागों में बस चुका था एंड उसको सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही स्प्रेड नहीं करा जा रहा था, बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, इन सब के थ्रू भी स्प्रेड करा जा रहा था. ह्यूमैनिस्ट आइडियाज़ को आर्ट, आर्किटेक्चर, बुक्स, ये सारे जो मीन्स हैं वो इफेक्टिवली शेयर कर रहे थे, इफेक्टिवली ट्रांसमिट कर रहे थे ह्यूमैनिस्ट आइडियाज़ को. आर्ट इज एम्बेडेड इन नेचर, ही हु कैन एक्सट्रैक्ट इट हैज़ इट. तो आर्ट नेचर में होता है, जो उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसके पास आर्ट होगा. इसमें आप एक प्रेइंग हैंड्स देख सकते हैं, इसकी इमेज देख सकते हैं, जो कि कोई फोटोग्राफ नहीं है. ये एक पेंटिंग है, जिससे पेंटिंग कहना ही अनबिलीवेबल लग रहा है बिकॉज़ ये ऐसा बनाया गया है कि लग रहा है कि असली में ह्यूमन का हाथ हो और उसकी फ़ोटो क्लिक करके इधर डाल दी गई हो. बट ये एक पेंटिंग है जो कि ड्यूरर ने बनाई थी एंड ये हमें दिखाता है कि कैसे जो आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिस्ट कल्चर को स्प्रेड कर रहा था, उनके आइडियाज़ को ट्रांसमिट. आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क्स ऑफ पास्ट. तो पास्ट में जो भी आर्ट वर्क्स थे, उनको जब वो देखते थे तो वो उससे इंस्पायर होते थे, उनसे इंस्पिरेशन लिया करते थे. उसके साथ-साथ हम लोग देखते हैं कि द मटेरियल रिमेन्स ऑफ रोमन कल्चर वाज़ सॉट विथ एज़ मच एक्साइटमेंट एज़ एंशिएंट टेक्स्ट. तो हमें एंशिएंट टेक्स्ट तो देखने को मिले ही थे रोमन कल्चर के, बट उसका जो आर्ट था, उसने भी एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी आर्टिस्ट के मन में. जैसे हमने देखा ना कि कैसे जो ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट थे, वो सिर्फ पहले क्लर्जीमैन और मॉन्क से ही फ़ेमिलियर थे, बट उसे आगे जाके अरब्स लोग भी ट्रांसलेट करके पढ़ने लग गए. एंड ऐसे ही अरब्स के भी जो टेक्स्ट थे ना, वो बाकी के जो यूरोपियंस थे, बाकी के जो ग्रीक एंड लैटिन लोग जो थे, जो इन लैंग्वेजेस को बोला करते थे, वो लोग उनके टेक्स्ट को पढ़ने लग गए, अरब्स के टेक्स्ट को. वैसे ही हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट तो चलो लोगों के मन में एक्साइटमेंट पैदा कर ही रहा था, बट जो पुराने आर्ट थे, स्पेशली रोमन कल्चर के जो आर्ट थे, उनको देख कर के जो पेंटर्स हैं, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा हो गई. 1000 years fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome and deserted cities. Okay. Their proportioned men and women sculpted so many centuries ago. बताया गया है कि कैसे काफ़ी स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि मेन एंड वुमेन के होते थे, जो कि इतने परफेक्टली प्रोपोर्शनेट मैनर में हुआ करते थे एंड मेड इटालियन स्कॉलर्स वांट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन. एक्सकवेशंस वगैरह जब चली, जब हमने रोमन कल्चर के जो पहले पेंटिंग्स हुआ करते थे उनको देखना शुरू करा, उनके फ्रेगमेंट्स वगैरह के थ्रू जानना शुरू करा, पेंटिंग्स वगैरह को, कल्चर वगैरह को, तब लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसी ही चीज़ें कंटिन्यू करें, क्यों ना हम भी ऐसे ही स्कल्पचर्स बनाएँ, क्यों ना हम भी ऐसी ही पेंटिंग्स बनाएँ. फॉर एग्जाम्पल इन 1460 डोनाटेलो ब्रोक न्यू ग्राउंड विथ हिज लाइफ लाइक स्टैच्यूज. तो डोनाटेलो एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी ऐसे ही लाइफ लाइक स्टैच्यूज बनाएं. आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प्ड बाय द वर्क ऑफ साइंटिस्ट. तो बेसिकली आर्टिस्ट को ना एक्यूरेसी चाहिए होती थी जब भी वो स्कल्पचर्स बनाते थे या पेंटिंग्स बनाते थे. वो चाहते थे कि उनकी पेंटिंग्स, उनके स्कल्पचर्स ऐसे लगे कि जैसे उसमें सही में जान हो. तो इसके लिए तो यू नीड दैट काइंड ऑफ परफेक्शन, यू नीड दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी, राइट. तो उसके लिए उन्हें साइंटिस्ट की जो मदद थी, जो उनके वर्क्स होते थे उनकी मदद वो लिया करते थे. वो बोन स्ट्रक्चर को पढ़ा करते थे, वो फिजियोलॉजी पढ़ा करते थे ह्यूमन की, एंड देन उसके बाद ही वो अच्छे से बना पाते थे. ये इवन लैब्स भी जाया करते थे ऑफ मेडिकल स्कूल्स. तो आप देख रहे हो कि इन ऑर्डर टू बी एन आर्टिस्ट इट्स जस्ट नॉट लाइक कि तुम पेंटिंग्स बनाते जाओ एंड दैट्स इट. तुम्हें और भी चीज़ें जाननी पड़ती हैं. आर्ट में भी काफ़ी थ्योरी आपको पढ़ना पड़ता है. जैसे कि आप इन आर्टिस्ट के बारे में अगर जान ही रहे हो, ये भी लैब्स जाते थे ऑफ मेडिकल स्कूल्स. कोई अभी मानेगा कि आर्टिस्ट जो है वो मेडिकल स्कूल्स के लैब में जा रहे हैं, बट वो जाते थे. वो बोन स्ट्रक्चर के बारे में, ह्यूमन की एनाटॉमी,
फिजियोलॉजी एंड एवरीथिंग को वो पढ़ा करते थे ताकि वो एक एक्यूरेसी ला पाए। Andreas Vesalius, Belgian and professor of medicine at University of Padua. He was the first to dissect human body. Okay, ये Andreas Vesalius जो कि बेल्जियम थे एंड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ. He was the first to dissect human body and this was the beginning of modern physiology. Okay, लोग फिजियोलॉजी को पढ़ रहे थे, इवन वो ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे, वो इवन बायोलॉजी सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे, बोन स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, एनाटॉमी इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे ताकि वो एक एक्यूरेसी ला पाएँ अपने अंदर। अब ये आप देख सकते हो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है, जो कि उनका ही सेल्फ पोर्ट्रेट है। इन्होंने इवन मोनालिसा की भी पेंटिंग बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड सबको ही पता है उस पेंटिंग के बारे में। एंड वो लास्ट सपर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। Painters did not have older works to use as a model, but they, like sculptures, painter as realistically as possible. तो बेसिकली उनके पास पुराने काम नहीं होते थे जिसको एज अ मॉडल की तरह रख पाए, बट वो नए नए काम करते जाते थे एंड इस तरीके से करते थे कि वो एकदम रियलिस्टिक लगे, चाहे वो पेंटिंग हो या स्कल्पचर्स हो. They found that a knowledge of geometry helped them understand perspective and that by noting the changing quality of light, their pictures acquired a three-dimensional quality. तो इन ऑर्डर टू मेक 3D पेंटिंग्स उनको ज्योमेट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए थी. अभी हमने जाना ना कि कैसे वो लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे, वो कैसे ह्यूमन की फिजियोलॉजी एंड उसका जो पूरा बोन स्ट्रक्चर था उसको पढ़ते थे ताकि वो एक एक्यूरेसी ला पाए. वो इवन मेडिकल स्कूल्स के लैब्स में भी जाया करते थे टू मेंटेन, टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी, टू हैव दैट काइंड ऑफ परफेक्शन जो कि उनके स्कल्पचर्स में, उनके पेंटिंग्स में दिखे. क्योंकि अब वो लोग 3D पेंटिंग्स बना रहे थे तो दे नीडेड टू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज इन ज्योमेट्री, राइट. तो इसलिए वो ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे ताकि वो ये जान पाए कि भाई लाइट कैसे आती है, कहाँ से कैसे आती है कि हम ऐसे पिक्चर बना पाए, वैसे कर पाए. पर्सपेक्टिव को जाना, जैसे कि जैसे हम रोड बनाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ दैट. आई एम नॉट दैट गुड एट आर्ट, आई वॉज एवरेज एट आर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो जैसे हम लोग जब रोड बनाते हैं ना तो हम ऐसे बनाते नहीं है. सो वॉट इज दिस, इट्स पर्सपेक्टिव कि इधर से ब्रॉड है देन इधर से नैरो है, कि कैसे एक ह्यूमन आई जो होती है वो कैसे देखती है रोड को. तो उन सबको उन्होंने समझा, उन्होंने पर्सपेक्टिव को समझा, उन्होंने ज्योमेट्री को स्टडी करना शुरू करा, उन्होंने एनाटॉमी को स्टडी करना शुरू करा, उन्होंने फिजियोलॉजी को स्टडी करना शुरू करा, उन्होंने लाइट कैसे पड़ती है उन सबको पूरा जाना. तो बेसिकली उन्होंने काइंड ऑफ फिजिक्स को भी पढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो 3D पिक्चर्स भी बना सके. एंड वो लोग ऑयल को भी यूज़ करने लग गए एज अ मीडियम फॉर पेंटिंग. ओके, तो बेसिकली ऑयल अब एक मीडियम बन चुका था पेंटिंग के लिए जो कि रिचनेस प्रोवाइड करता था. तो बेसिकली जो ऑयल था उसे एज अ मीडियम की तरह यूज करा जाने लगा टू प्रोवाइड दैट रिचनेस टू द पेंटिंग. इट इवन इन्फ्लुएंस्ड चाइनीज एंड पर्शियन आर्ट मेड अवेलेबल टू देम बाय मंगोल्स. ओके, thus anatomy, geometry, physics, as well as a strong sense of what was beautiful, give a new quality to Italian art, which was to be called realism. The city of Rome revived in a spectacular way in 15th century. Okay, self-explanatory है, समझाने की जरूरत नहीं है. By 1417, popes were politically stronger. ठीक है, पोप्स जो थे वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इमर्ज होते हुए दिख रहे थे. बिकॉज जो वीकनेस थी किस वजह से थी, इलेक्शन ऑफ टू राइवल पोप की वजह से जो वीकनेस थी वो धीरे धीरे कम हो गई सिंस 1378. ओके, दे एक्टिवली एनकरेज द स्टडी ऑफ रोम्स हिस्ट्री. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करा रोम की हिस्ट्री को जानने के लिए, उनको समझने के लिए. This inspired a new style in architecture which was actually the revival of the imperial Roman style classical. तो क्योंकि अब लोग रोम की हिस्ट्री जान रहे थे तो वो उसके आर्ट को भी जान रहे थे, उसके कल्चर को भी जान रहे थे. हमने पहले पढ़ा ना कि कैसे जो आर्टिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे रोमन आर्ट से. जो फ्रेगमेंट्स वगैरह उन्हें मिले वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे एंड इसी वजह से वो ऐसे ऐसे आर्ट बना रहे थे जो कि इतने रियलिस्टिक थे एंड वो उसके लिए कुछ भी पढ़ने को तैयार थे, चाहे वो ज्योमेट्री हो, लाइट कैसे आती है जाती है, फिजिक्स हो एंड एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, सब पढ़ने के लिए रेडी थे. क्यों? क्योंकि वो रोम की हिस्ट्री को जान रहे थे. तो इस वजह से उन्हें कल्चर का पता चल रहा था, उन्हें आर्ट का पता चल रहा था एंड उन्हें रोम के आर्किटेक्चर का भी पता चल रहा था, जिसकी वजह से हमें एक नया स्टाइल देखने को मिला जो कि कहा गया एज क्लासिकल. पोप्स, wealthy merchants and aristocrats employed architects who were familiar with classical architecture. तो अब उन्हीं आर्किटेक्ट्स को रखा जा रहा था जो कि क्लासिकल आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे. तो क्योंकि अब लोग रोम की हिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो वो उसके आर्ट को जान रहे थे, उसके कल्चर को जान रहे थे, उसके आर्किटेक्चर को जान रहे थे. इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट इंस्पायर होते हुए देखने को मिले और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्ट्स ऐसे आ गए जो कि रोम के पहले जो रोम में आर्किटेक्चर था उससे ज़्यादा फेमिलियर थे. तो उन्हीं अब
आर्किटेक्ट्स को रखा जाने लगा, एम्प्लॉय करा जाने लगा बाय द पोप्स, बाय वेल्दी मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। Some individuals were skilled equally as painters, sculptors and architects. कुछ इंडिविजुअल्स भी हमें ऐसे देखने को मिलते थे जो कि पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड आर्किटेक्ट्स जितने ही इक्वली स्किल्ड होते थे। कुछ इम्प्रेसिव एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो है माइकल एंजेलो का, जिन्होंने पीटा स्कल्पचर बनाया था एंड वो जानी जाते हैं फॉर द डोम, फॉर द डिज़ाइन ऑफ डोम विच ही डिड इन सेंट पीटर्स चर्च। तो ये कुछ ऐसे उनके वर्क्स हैं, आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया एंड ये बोल्ड में भी हैं ताकि आपके ये दिमाग में प्रिंट हो जाए। अभी हम प्रिंटिंग के बारे में भी जानने वाले हैं आगे कि कैसे वो इमर्ज हुआ, सो बी रेडी फॉर दैट। Philip Brunelleschi, the architect who designed the spectacular Duomo of Florence, had started his career as a sculptor. इन्होंने भी अपना जो करियर है वो एज अ स्कल्प्टर के तौर पे जो है करा था, स्टार्ट करा था एंड देन आगे जाके आर्किटेक्ट बन जाते हैं। तो अब आर्टिस्ट जो है वो इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज होने लगे, ना कि किसी गिल्ड से जुड़े हुए मेंबर के तौर पे। मतलब पहले बोला जाता था कि ये सब इस गिल्ड के हैं, उस गिल्ड के हैं, तो सिर्फ गिल्ड का नाम होता था, ग्रुप का नाम होता था। बट अब इंडिविजुअली लोगों का नाम होने लगा बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर आर्ट एंड एवरीथिंग। इस चैप्टर के थोड़े ज़्यादा पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो कोई बात नहीं, बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो मुझे लगता है आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। So, yeah, if people in other countries wanted to see paintings, sculptures, or buildings of great artists, they had to travel in Italy. But in case of written record, what was written in Italy travel to other countries. So basically इसमें बोला जा रहा है कि जो पेंटिंग्स थे, जो स्कल्पचर्स थे, जो बिल्डिंग्स थे, उनको देखने के लिए आपको इटली जाना पड़ता था। अगर आपको कोई बिल्डिंग देखनी है तो ऑफ कोर्स आपको उधर ही जाना पड़ेगा। वो बिल्डिंग तो प्रिंट नहीं हो सकती, मतलब ऑफ कोर्स वो आपको बुक्स में दिख सकती है, बट वो रियल में देखने के लिए आपको उस जगह जाना होगा, राइट। लेकिन अगर हम बात करें रिटन रिकॉर्ड्स की, तो वो रिटन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, उनको जानने के लिए आपको इटली नहीं जाना पड़ता था, बल्कि वो रिटन रिकॉर्ड खुद आपके पास चलकर आता था ड्यू टू प्रिंटिंग। ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी विच वाज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। हमने 10th क्लास में ही प्रिंटिंग से रिलेटेड एक चैप्टर भी पढ़ा था, राइट, जिसमें कि हमने जाना था कि कैसे जो प्रिंटिंग थी वो इमर्ज हुई थी चाइना से, जहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रैक्टिस करी जाती थी। देन आगे जाके मार्को पोलो, जो कि एक ट्रैवलर थे, एक्सप्लोरर थे, वो ये जो टेक्नोलॉजी थी वो अपने यहाँ लेकर गए, इटली में लेकर गए, एंड देन ये पूरे यूरोप में फैल गया। एंड यूरोप वाले तो हर जगह अपना टेक्नोलॉजी का तड़का लगाते ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का तड़का लगा ही दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का तड़का लगा दिया एंड वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर आ गए। So for this, Europeans were indebted to other people, the Chinese, for printing technology, and to Mongol rulers, because European traders and diplomats has become familiar with it during visits to their courts. Earlier text existed in few handwritten copies. तो पहले जो टेक्स्ट हुआ करते थे वो हैंडरिटन कॉपीज़ में हुआ करते थे, जिनको कैरी करना वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम, बिकॉज वो काफ़ी फ्रेजाइल होते थे। अगर आपको एक टेक्स्ट दिखा है तो उसको कॉपी करने के लिए आपको दोबारा से वो चीज़ें लिखनी पड़ती थी, तो टाइम कंज्यूमिंग भी था और एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी जोहानस गुटेंसबर्ग की वजह से, क्योंकि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लाई, तो बाइबल जो थी वो प्रिंट हुई थी सबसे पहले, जिसकी 150 कॉपीज़ हमें देखने को मिली थी। अब आप देख सकते हो कि कॉपीज़ जो थी वो बनना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गई, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ज्ञान भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, राइट। क्योंकि बुक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गई, तो लोगों के पास नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गई। सो इस वजह से लोग अवेयर होने लग गए, है ना। एंड इसी वजह से इट वॉज पॉसिबल टू बाय देम एंड स्टूडेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लेक्चर। पहले जो स्टूडेंट्स थे वो लेक्चर के थ्रू पढ़ते थे, बट अब वो बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। लोग अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर सकते हैं, लोग दूसरों के आइडियाज़ को भी समझ सकते हैं, एंड बुक्स जो थी वो अफोर्डेबल भी थी क्योंकि मास प्रोडक्शन होता था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड आगे जाके और इम्प्रूवमेंट वगैरह देखने को मिली प्रिंटिंग प्रेस में, तो उस वजह से हमें मास प्रोडक्शन देखने को मिलता है आगे जाके, जिसकी वजह से जो प्राइजेस थे वो कुछ बुक्स के अफोर्डेबल थे, मतलब ज़्यादा महंगे भी कुछ नहीं थे। हाँ, कुछ बुक्स ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव थे, अभी भी होते हैं, बट कुछ बुक्स उस वक्त अफोर्डेबल भी आने लगे बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स स्टार्टेड reading books, so a kind of reading culture developed. The chief reason that the humanist culture of Italy spread more rapidly across Alps from the end of 15th century is that printed books were circulating. Okay, तो hundreds of readers हमें देखने को मिल गए जो कि एक साथ बुक्स पढ़ा करते थे। हमने जाना था कि कैसे पहले जो लोग थे वो कहानियाँ सुनाते थे, एंड तभी जो लोग थे वो कहानियों के बारे में जानते थे। बट क्योंकि अब बुक्स का अराइवल हमें देखने को मिल गया बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, तो लोग अब कहानी खुद से पढ़ने लग गए, लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गया,
लोगों के बीच में डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। द चीफ रीज़न दैट द ह्यूमैनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली, अब इसमें ये भी बताया गया कि हमने जाना ना कि कैसे ह्यूमैनिस्ट कल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ इटली में, तो उसका रीज़न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। इवन बोला जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था, उसका कहीं न कहीं रीज़न प्रिंटिंग था, क्योंकि लोग जो फिलोसोफर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके आइडियाज़ को पढ़ रहे थे, उनके व्यूज़ को पढ़ रहे थे एंड उस वजह से वो मोनार्की को हेट करने लग गए थे। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई अर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हैड बीन लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन्स, मतलब जहाँ प्रिंटिंग वहाँ बुक्स, जहाँ बुक्स वहाँ अवेयरनेस, और जहाँ अवेयरनेस वहाँ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। अब हम जानने वाले हैं अ न्यू कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो पहले क्या होता था कि पहले रिलीजन ने ही ह्यूमन को कंट्रोल करके रखा था, उनके माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था इन अ मैनर, हम कह सकते हैं कि मतलब जो रिलीजन में लिखा है, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, वही सच है। इटालियन स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ। अब धीरे-धीरे जो इटालियंस थे ना, वो काफ़ी मॉडर्न बन रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्योंकि वो मॉडर्न बन रहे थे, तो वो फालतू की बचकानी चीज़ों को अपने साथ नहीं ले रहे थे एंड उस पर नहीं बिलीव कर रहे थे। तो क्योंकि वो लोग मटेरियल वेल्थ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इसको ना इर्रिलीजियस समझा जाता था। वैसे ये इर्रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है। दे वर नॉट नेसेसरीली इर्रिलीजियस, बट फिर भी इसको रिलीजियस समझा जाता था बाय द चर्च एंड एवरीथिंग। उनका मानना था कि आप इन सबको त्याग दो, ये कर दो, वो कर दो, जबकि वो खुद काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वसूला करते थे, पीजेंट्स वगैरह से। तो फ्रांसिसो पेट्रार्क यही कहते हैं, जो कि वेनिस से थे, वो यही कहते हैं, एक पैम्फलेट में वो पूरा डिफेंड करते हैं कि भई अगर आप वेल्थ को एक्वायर कर लो, तो वो कोई पाप नहीं है, वो कोई सिन नहीं है। आप अपने लिए ही कर रहे हो ना वो चीज़ तो। And in On Pleasure, Lorenzo Valla believes that the study of history leads man to strive for a life of perfection. वो ये कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, तो आप एक एक परफेक्शन जो है वो अचीव कर सकते हो, बिकॉज़ आप लोगों की गलतियों को जान रहे हो भई। अगर आप लोगों की गलतियों को जानोगे, तो आप वो दोबारा गलती नहीं करना चाहोगे, बट फिर भी हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज़ रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो इसीलिए क्रिश्चियन इंजंक्शन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि प्लेज़र से दूर रहने के लिए कहते थे। तो यही बोला गया था कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वही है जो कि अच्छा बोले, अच्छा पहने एंड उसके पास काफ़ी एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन। तो हम जानेंगे कि कैसे जो इतना ह्यूमनिस्ट कल्चर डेवलप हो रहा था, इतनी मॉडर्निटी जो हमें देखने को मिल रही थी, क्या वुमेन भी इसमें इंक्लूडेड थी? तो ऐसे थी तो नहीं, आप देख सकते हो टेक्स्ट में। ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एज़ इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट वीडियोज़ लाइक दिस। एंड अगर आपको इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हों, सो डू कमेंट। Thank you very much. Bye bye. See you soon with the next video.